नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी या फिर आगामी एएलपी और टेक्नीशियन जेई जैसे एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन देखने वाले हैं रेलवे 2024 एग्जाम्स एनसीईआरटी के एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के इस चैप्टर से 52 टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सभी एनसीईआरटी से सवाल। प्रश्नों का विश्लेषण करें तो एएलपी से 6 क्वेश्चंस पूछे गए पर्यावरण से, और आरआरबी जेई से 21 क्वेश्चंस, आरआरबी टेक्नीशियन में 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल 47 शिफ्ट में एएलपी जेई और टेक्नीशियन जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आपके सवाल पूछे गए थे, इनमें 52 सवाल आए, यानी हर एक शिफ्ट में आपका एक सवाल पर्यावरण से पूछा गया है। तो देखते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा, इनसे पूछे गए सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइड डिटेल में हल। और ये आप ई बुक हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे 2024 के 23 एनसीईआरटी के चैप्टर्स 1500 क्वेश्चन से डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एग्जाम वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपन क्लिक करते हैं पर्यावरण पर और इसको फर्दर कंटिन्यू करें उससे पहले एग्जाम में 50% तैयारी आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से होती है। ये आप टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके आज से स्टार्ट कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और बाकी इस एक ही पास प्रो में 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर ग्रुप डी के सारे पेपर अवेलेबल हैं, एएलपी के अवेलेबल है, टेक्नीशियन के अवेलेबल है। तो इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करो टीटीजी के कूपन कोड। बाकी आप ये ई बुक हमारी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना, डेमो वीडियो देख लेना। शुरुआत करते हैं एएलपी 2024 के 6 सवाल पूछे गए पर्यावरण के कौन से हैं। पहला सवाल, स्थानीय पारितंत्र में यानी इकोसिस्टम में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है। तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का पूरा 100% ग्रहण नहीं करते हैं, केवल 1% सौर ऊर्जा को ग्रहण करके जो फोटोसिंथेसिस में सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो 1% है। ध्यान देना, जो 100% यहाँ पर आता है उनमें से 1%। तो हरे पौधे आपने देखा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेड़ पौधों द्वारा कौन सी ऊर्जा को किस में बदला जाता है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है, प्रकाश है, उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और वे सूर्य के प्रकाश का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, केवल 1% सौर ऊर्जा को ही अवशोषित करके उसे भोजन में बदल पाते हैं, बाकी वातावरण में ही नष्ट हो जाती है। तो ये आपकी 1% लो हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। तो पहला जो स्तर रहता है ना जैविक घटक का, जो उत्पादक है वो सबसे अधिक संख्या में है, क्योंकि उत्पादक को ही उपभोक्ता खाते हैं। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को हो सकता है द्वितीयक उपभोक्ता खाएं। तो शुरुआत में सबसे अधिक एनर्जी किसके पास रहेगी, उत्पादक के पास रहेगी। यदि उत्पादक नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। अगला, तो उत्पादक आपके सबसे अधिक संख्या में मौजूद हैं, जिसे आप प्रोड्यूसर कहते हो। और ये आपके फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण से ही सबसे पहले ऊर्जा है वो प्राप्त करते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में। पारितंत्र के जैविक घटक की बात करें तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 जैविक घटक हो जाएंगे। उत्पादक के को उपभोक्ता खाते हैं और उपभोक्ता फिर खत्म होने के बाद उनका अपघटन होता है, तो वो अपघटक है। अजैविक घटक में आपका जल, वायु, मृदा, ताप, सौर ऊर्जा, ये सभी शामिल है। अगला सवाल है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर और जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर, जो कि गलत है। जीवाणु है ना वो अपघटक है, जो मृत पौधे और जानवरों के अवशेष को विघटित कर पोषण तत्व मृदा में लौटाते हैं। तो वे किसी पोषण स्तर का भाग नहीं है, बल्कि पोषक पुनर्चक्रण, तो ये रिसाइकलिंग का हिस्सा है जीवाणु, न कि पोषण स्तर का। बाकी सभी करेक्ट है। आपका शुरुआत होती है प्रथम पोषण स्तर, जो स्वपोषी है यानी हरे पेड़ पौधे हैं, वो प्रथम पोषण स्तर है, जैसे आप उत्पादक बोलते हो। उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं, तो प्रथम पर तो स्वपोषी है, उनको खाने वाले द्वितीय पोषण स्तर। उपभोक्ता को खाएंगे तो छोटे मांसाहारी हैं, वो तृतीय पोषण स्तर है। तो जीवाणु ये गलत हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, ये द्वितीय पोषण स्तर है,
क्योंकि प्रथम पोषण स्तर तो खुद उत्पादक हैं यानी हरे पेड़ पौधे हैं, तो और ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये पेड़ पौधों को खाते हैं, तो ये शाकाहारी है जैसे हिरण, खरगोश, टिड्डे, जो कि सेकेंड पोषण स्तर है। अब थर्ड पोषण स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता है, जो इन शाकाहारियों को खाएंगे तो मांसाहारी हो जाएंगे जैसे मेंढक है, छिपकली है। अब शीर्ष शिकारी कौन से हैं? जो तृतीयक उपभोक्ता हैं, जो चतुर्थ पोषण स्तर हो जाएगा, जिसमें चीता, बाघ, मानव ये सभी आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोसिस्टम से संबंधित है, पारितंत्र से संबंधित है? और इस पारितंत्र देखिए जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं इसमें। इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक होते हैं, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु, यानी यहाँ पर जैविक घटक है हरे पौधे भी। और अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों कथन यहाँ पर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, जो कि पारितंत्र से संबंधित हैं। पारितंत्र यानी जीवधारी जो जैविक घटक हैं और अजैविक घटक जिसमें मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा है, इनका संतुलित समुदाय है। और इसमें आपका उत्पादक, अपघटक सारे शामिल होते हैं, और उत्पादक में हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं। अपघटक आपने देख लिया है डिटेल में। तो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है, सबसे पहले उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, इस टाइप से आगे बढ़ता है, वापस नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 5वां जो एलपी में पूछा है, निम्नलिखित में से विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। जैव निम्नीकरणीय है जिनका अपघटन हो जाता है, उसमें आप देखेंगे तो अंडे के छिलके हैं, चाय की पत्तियां हैं, आलू के छिलके हैं, ये जैव निम्नीकरणीय है, इनका अपघटन हो जाता है। कांच की बोतल है, तो आप केले के छिलके, अंडे के छिलके, दूध की पैकेट प्लास्टिक है, तो इनका अपघटन कैसे होगा? दवा की बोतल है, पुराना जूता है, बासी बिस्कुट है, तो देखिए दवा की बोतल है, प्लास्टिक है, बबल पैक है, बासी ब्रेड बबल पैक है, ये प्लास्टिक। तो इस टाइप से यहाँ पर केवल डी में सभी जैव निम्नीकरणीय सामग्री हो जाएगी। वे जो सामग्री जैव निम्नीकरणीय में आती हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया है, कवक हैं, प्राकृतिक रूप से विघटित कर देते हैं और सरल रूप में बदल देते हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करती है। और उसमें आपके कागज़, फल, छिलके, पौधों के अवशेष आएंगे जैव निम्नीकरण में, और अजैव निम्नीकरण में प्लास्टिक, कांच और धातुएं आ जाती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है CFC का, फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक में होता है, एरोसोल स्प्रे में होता है, जो ग्राइंडर्स हैं, ग्राइंडर्स में CFC का उपयोग नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राइंडर्स। ये यांत्रिक उपकरण है, इसमें किसी प्रशीतक की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात CFC की हो रही है तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। ये कब प्रतिबंध हेतु बनाया गया था? 1987 में CFC के उपयोग पर प्रतिबंध हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में। अब 6 सवाल ALP के बाद देखते अपन RRB JEE में पूछे गए 9 शिफ्ट में 21 सवाल। पहला सवाल, रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा और उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करना क्यों आवश्यक है? एक्वेरियम जो आप देखते हो काफ़ी घरों में मछलियों का ऐसे कांच के अंदर बंद होती है, मछलियाँ तैरती रहती है, जो एक शो के रूप में आपको देखने को मिलता है, वो एक्वेरियम है। और एक्वेरियम को ये आश्चर्य हुआ उनको कि नियमित सफाई उनकी आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है एक्वेरियम की नियमित सफाई? तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इसमें विकल्प सी है कि मृत मछलियाँ और पौधे सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आती है। तो सबसे बेस्ट ये हो जाएगा। बाकी दे रखा कि मृत मछलियाँ और पौधे जल में वैनित न करके उन्हें मृदा में वैनित किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें दुर्गंध आ जाती है, वो अपघटित होते तो दुर्गंध आती है। यही कारण है उनकी नियमित रूप से साफ सफाई आवश्यक है, जिससे जो अमोनिया है, नाइट्रेट है, ये गैस से उत्पन्न होती है, जल प्रदूषित हो जाता है इससे। तो नियमित सफाई से जल का pH है वो बैलेंस रहता है। उद्यान एक पारितंत्र है क्योंकि, तो इसमें आपका हो जाएगा उद्यान। उद्यान में क्या केवल जैविक घटक होते हैं? नहीं, अजैविक घटक भी हो जाएंगे। इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं। भाई अजैविक घटक है, हवा वगैरह है, जलवायु, उनसे प्रभावित क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे ना, तो जीव जंतु एक दूसरे पर तो डिपेंड होता है। ये तो इकोसिस्टम कहता है पारितंत्र में कि इकोसिस्टम यही होता है कि जब सारे जीव जंतु एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड है और अजैविक घटक से भी प्रभावित होता है ये जीव जंतु। ये स्टेटमेंट करेक्ट है उद्यान का। बाकी इसमें पौधे, वृक्ष और कीट, मेंढक, पक्षी जैसे जंतु दो
जंतु दोनों जैविक घटक के रूप में होते हैं? नहीं, अजैविक घटक भी यहाँ पर प्रभावित करता है। तो किसी भी पारितंत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही यहाँ पर पारस्परिक क्रिया करते हैं। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, 1980 में। 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल की खोज हुई, जो सीएफसी के बढ़ते उत्सर्जन के कारण बना है। सीएफसी बढ़ रही थी, इस कारण ओजोन छिद्र है, ओजोन होल जो 1980 में पता चला अंटार्कटिका के ऊपर है, तो ये 1980 हो जाएगा। उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें सीएफसी पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया गया। ओजोन की बात करें तो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये बचाती हैं। ओजोन परत है, ये यूवी रे से क्रिया करके O2 में बदल जाती है। पार्टियों और रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट में थर्मोकोल डिस्पोजेबल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, इस अभ्यास को बढ़ावा देकर। देखिए, थर्मोकोल डिस्पोजेबल, तो ये एक तरीके से गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में वर्दी कर रहे हैं अपन। ये जैव निम्नीकरणीय चीज नहीं है थर्मोकोल डिस्पोजेबल, ये गैर जैव निम्नीकरणीय है। जो थर्मोकोल एक पॉलीस्टाइरीन नामक कृत्रिम बहुलक है, जो गैर जैव निम्नीकरणीय है, यानी ये दशकों तक वातावरण में रहता है और अपशिष्ट बढ़ाता है, इसका अपघटन नहीं हो पाता है। थर्मोकोल जलाने से विषैली गैसें निकलती है, तो पर्यावरण अनुकूल विकल्प इसके स्थान पर कागज, पत्तल, मिट्टी के बर्तन होने चाहिए। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारितंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो हरे पौधे हैं, बैक्टीरिया हैं, ये शुरुआती स्टेज है, प्रथम पोषी स्तर, जैसे आप उत्पादक बोलते हो। तो हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। तो ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिन्हें आप उत्पादक बोलते हो, और उत्पादक खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर है। शैवाल भी इसमें आपका उत्पादक हो जाएगा। अगला सवाल है, राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसके काम के लिए कौन से सामान सबसे उपयुक्त है? तो इसमें देखिए, प्लास्टिक कचरा, उससे खाद थोड़ी बनेगी। और पैकिंग शीट है, ये कहाँ उपयुक्त है? फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे, सूती कपड़े, ये हो जाएगा। इसमें भी प्लास्टिक आ गया, तो विकल्प सी करेक्ट है। इजी सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? उपभोक्ता, तो इनमें उत्पादक है, ये उपभोक्ता थोड़ा ही है। उत्पादक तो प्रथम पोषी स्तर है, उसी को खाने वाले उपभोक्ता हो जाएंगे, तो उत्पादक इसमें नहीं होगा। चलिए, बाकी उपभोक्ता तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है? तो कागज का कप है, ये जैव निम्नीकरणीय, और प्लास्टिक का गैर जैव निम्नीकरणीय, यानी प्लास्टिक वाले का अपघटन नहीं होता है। ये सूक्ष्म जीव अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं कागज वाले को, तो ये जैव निम्नीकरणीय है। जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो ये जैव निम्नीकरणीय शब्द होता है बायोडिग्रेडेबल। जैविक प्रक्रम द्वारा सूक्ष्म जीव जो भंजित होने वाले पदार्थ यानी उनका अपघटन कर देते हैं, तो वो जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, जिसमें हरे पौधों के, जो पेड़ पौधों के अवशेष हैं, फल छिलके हैं, कागज है, ये सभी हो जाएंगे। मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? केवल सकारात्मक प्रभाव होता है? नहीं, नकारात्मक जरूर होता है। कि मानव केवल पर्यावरण को फायदा ही पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? नकारात्मक करते हैं ना, मानव ही तो प्रदूषण करते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता है उनका। पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है मानव क्रियाओं से, वे अपशिष्ट निपटान में सहायता तो करते हैं, लेकिन ये पर्यावरण प्रदूषण में योगदान ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पारितंत्र में अपघटक ना हो तो मृत पौधे और जंतुओं का क्या होगा? तो भाई वही रहेंगे, ये बने रहेंगे, और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। अब मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में आना पड़ता है, लेकिन वो अपघटन नहीं होगा, तो वापस नहीं मिलेंगे ये पोषक तत्व आपको, तो उनका रिसाइकिल होना जरूरी है, तो ये सारी चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए, एक्वेरियम, बगीचा, वन और फल क्षेत्र। जो खेत है वो मानव तैयार करता है, प्राकृतिक यानी अपने आप कोई ध्यान नहीं देता है, तो अपने आप में तो वन हो जाएगा। एक्वेरियम मानव बनाता है, बगीचा वगैरह सारा, तो वन है, ये प्राकृतिक है। खेत वगैरह ये प्राकृतिक नहीं है, ध्यान देना। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? तो ये गैर जैव निम्नीकरणीय है, इनका अपघटन नहीं हो पाता है और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, यही समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? जैविक प्रक्रिया से प्लास्टिक की बोतल, दूध के पैकेट, एल्यूमिनियम फॉइल विघटित नहीं हो सकती है। सब्जियों के छिलके, कागज वगैरह विघटित हो सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरणीय होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो प्लास्टिक है यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय, जिनका विघटन नहीं हो सकता है। मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्यों? जो यहाँ पर वेटर प्लास्टिक के गिलास और स्ट्रॉ लेकर आया है ना, वो गैर जैव निम्नीकरणीय है, उनका अपघटन नहीं होता। प्लास्टिक गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ गैर जैव निम्नीकरणीय या फिर जिम्नी जैव निम्नीकरणीय नहीं है और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। यही कारण है कि वो पर्यावरण हितैषी होने के नाते खुश नहीं है। ओजोन परत का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि भाई ओजोन परत का क्षरण हो रहा, तो यूवी रेज है ना, उसको कौन रोकेगा? हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा करता है, इसीलिए चिंता का विषय है यहाँ पर। तो हानिकारक विकिरणों से रक्षा करता है आपका ओजोन लेयर, जो कि हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाता है। और इसी हानिकारक विकिरणों से यदि ओजोन लेयर बीच में नहीं हुई, सीधी विकिरण पृथ्वी पर आ गई, तो आपकी स्किन कैंसर है, नेत्रवृद्धि है, ये सभी समस्याएं सामने आएगी। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन परत के क्षय का कारण है, सभी को पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब यहाँ पर ये पॉइंट देते हैं, सीएफसी वायुमंडल में ऊपर उठकर यूवी रश्मियों से विघटित होते हैं और मुक्त क्लोरीन परमाणु उत्पन्न करते हैं। अब क्लोरीन परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं, ये क्लोरीन परमाणु ही ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड अन्य गैस भी कुछ स्थानीय प्रभाव दिखाती है, लेकिन CFC का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेता है? नेचुरल रूप से विघटित होने में ज़्यादा टाइम रहता है, जैसे कागज़ है, गत्ते का बॉक्स है जो कागज़ी है, पत्तियाँ, ये जल्दी विघटित हो जाएगी, लेकिन चमड़ा है ना, थोड़ा टाइम लेता है प्राकृतिक रूप से विघटित होने में। है तो जैव निम्नीकरणीय, लेकिन टैनिंग के बाद रासायनिक प्रक्रियाओं और रासायनिक प्रोटीन लिंकिंग के कारण प्राकृतिक विघटन में वर्षों से दशकों तक समय ले सकता है, जबकि कागज पत्तियां ये शीघ्र रूप से जैविक विघटित हो जाते हैं। विश्व भर में उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का कारण है। CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि CFC एक ऐसा रसायन है जो ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब ये सवाल अपन कंटिन्यू करते हैं फर्दर। RRB टेक्नीशियन में 25 सवाल हमारे पर्यावरण से पूछे गए हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा से। तो पहला सवाल टेक्नीशियन में, आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण का एक कैसा पैटर्न होता है? एक दिशीय। आहार जाल में ऊर्जा स्थानांतरण है एक दिशीय होती है, यानी सबसे पहले उत्पादक, उस उत्पादक से ऊर्जा जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो ऊर्जा ऐसा नहीं कि प्राथमिक उपभोक्ता से वापस पेड़ पौधे उस ऊर्जा को लेंगे, नहीं, पेड़ पौधे तो लेंगे सूर्य से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा आएगी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, इस डायरेक्शन में आगे जाएगी। तो एक दिशा में है, द्विदिशीय नहीं कि वापस भी नहीं, एक दिशीय ये हो जाएगा आपका। तो ये है आहार जाल होती है। और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर, जैसे उत्पादक के पास 100 जूल ऊर्जा थी ना, तो वहाँ से आगे उपभोक्ता के पास, प्राथमिक उपभोक्ता के साथ पास कितनी जाएगी? उपभोक्ता फर्स्ट के पास उसका 10% ही जाएगी, 100 का 10% यानी 10 जूल है। अब द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितनी जाएगी? तो द्वितीयक उपभोक्ता के पास 10 का 10% 1 जूल ही जाएगी। तो यहाँ पर 90% भाग नष्ट हो जाता है और 10% का नियम कहते हैं कि आगे ऊर्जा पहुँचती है, वो 10% है। मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी एक क्या है? तो ये मधुमक्खी प्राथमिक उपभोक्ता है। शहद किससे बनाती है? पेड़ पौधों से ही तो रस वगैरह लाती है, फूलों से लाती है मधुमक्खी। तो ये क्या है? उत्पादक तो पेड़ पौधे फूल हैं और उपभोग उसका कर रही है मधुमक्खी, जो एक तरीके से शाकाहारी है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है मधुमक्खी, जो भोजन फूलों के रस और पराग से प्राप्त करती है। जो प्राथमिक उत्पादक हैं पौधों, उनसे सीधा लाती है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी, जो शाकाहारी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में यूवी विकिरण हानिकारक नहीं है, ये बोल रहा है। यूवी विकिरण हानिकारक ही तो होती है, यूवी विकिरण है कैंसर वगैरह हो जाते हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण द्वारा निर्मित
होता है। देखिए यूवी किरणें हैं ये O2 को तोड़ती हैं और उससे O बनता है और O और O2 मिलकर O3 बनती है, तो ये ओजोन खुद गैस बनाने में ये सहायक हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 के दशक में तीव्रता से घटने लगी। तो ओजोन की मात्रा घटने लगी, ओजोन का क्षय होने लगा, ओजोन हॉल जो आपने देखा अंटार्कटिका में, तो ये 1980 के दशक के बाद हुआ। तो 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा निर्मित है, बिल्कुल। O3 को आप ओजोन कहते हो। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूप के लिए आवश्यक है। ओजोन विषहीन है। देखिए ओजोन है, यदि ये ओजोन अपन बात करें शोभ मंडल में, तो ये विषहीन नहीं, नुकसानदायक जहरीली होती है ओजोन। ऊपर फायदेमंद है लेकिन नीचे अपने शोभ मंडल में ये नुकसानदायक है। तो ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आवश्यक है और ओजोन है वो O3 के फॉर्म में होती है। तो 1 और 2 करेक्ट हैं। और बाकी बात करें, उच्च सांद्रता पर ओजोन विषैली गैस हो सकती है। ओजोन पृथ्वी की संरक्षित परत में महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते, बिल्कुल हानि पहुंचाते, जो निम्नीकरण नहीं होता है। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो जाते, विघटित नहीं होते हैं। ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते, ये हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। कथन एक ही सही है, केवल एक सही है। पारितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? पारितंत्र के घटक, जीवित जीव अजैविक घटक कैसे होगा? ये तो जैविक घटक है। मिट्टी, मिट्टी अजैविक घटक है। खनिज अजैविक घटक है। तो ये सी वाला करेक्ट है, केवल सी। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कौन से कथन सही है? गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये सवाल भी एक तरीके से रिपीट हुआ है, केवल एक सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये सभी है ना घटक हैं, वो अजैविक घटक है। इसमें जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पोषी स्तर, स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, बिल्कुल। उत्पादक आपका पहला पोषी स्तर है। और उसके बाद यहाँ पर परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं, इसे शाकाहारियों या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ऐसा नहीं है परपोषी है, ये स्वपोषी पर डिपेंड, प्रायों पर डिपेंड रहते हैं। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। बड़े मांसाहारी हैं, ये चतुर्थ पोषी स्तर का निर्माण करता है, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर तो आपका उत्पादक है। दूसरा पोषी स्तर है वो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी है। और द्वितीयक पोषी स्तर है वो छोटे मांसाहारी हैं, सॉरी, तृतीयक पोषी स्तर छोटे मांसाहारी, और जो शिकारी हैं चतुर्थ पोषी स्तर। शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। शाकाहारी है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है जो पेड़ पौधों को खाता है, इसलिए गलत हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कपों के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? भैया आप जैव निम्नीकरणीय कप बना रहे हो बड़े पैमाने पर, इससे भाई कुल्हड़ मिट्टी है तो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो जा रही है, गायब हो रही है। तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना, ये एक नुकसान हो रहा है। बड़ी मात्रा में यदि अत्यधिक मिट्टी की कटाई हुई तो ऊपरी परत है वो नष्ट हो जाएगी, और ऊपरी परत में ही जो ह्यूमस वगैरह है, अच्छी क्वालिटी की खाद वगैरह रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं। देखिए गैर जैव निम्नीकरणीय सही का पूछा है ना, तो ये विघटित बिल्कुल नहीं होते, तो करेक्ट है। ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते हैं, अल्प नहीं लंबी अवधि के लिए, तो गलत है। ये पदार्थ पारितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, सही है। ए सी सही है, ए और सी दोनों सही है। 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यूनेप ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने हेतु समझौता करवा दिया। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही, तो यूनेप की फुल फॉर्म आपको पूछे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगी। इजी सवाल है। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक नहीं है तो वो जैविक है। तो इसमें आप जैविक घटक देखेंगे तो ये घास है, ये सजीव है, तो ये जैविक घटक हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। बैक्टीरिया और कवक के द्वारा इनका अपघटन होता है और सरल पदार्थों में ये अपघटित हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित स्टेटमेंट देखिएगा, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। बिल्कुल, पाचन के लिए एंजाइम्स आवश्यक है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती। तो सारे ही स्टेटमेंट इन्होंने करेक्ट दे रखे हैं कि भाई एंजाइम एक अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं और विशिष्ट एंजाइम आवश्यक होते हैं किसी विशेष पदार्थ पोषक तत्वों के अपघटन के लिए। तीनों ही करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है? गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से निपटने के लिए पुनः चक्रित उन्हें किया जाएगा, रिसाइकल कर सकते हो आप, जिनका अपघटन नहीं होता है। उनका उत्पादन कम करना पड़ेगा, उनका पुनः उपयोग आप करना पड़ेगा। खुलेआम थोड़े ही फेंकेंगे, क्या ही ऑप्शन दिया है, डायरेक्टली टिप करेंगे। और बाकी यहाँ पर आपको एक और बताता हूँ, जब रिसाइकलिंग की बात आती है तो 5R क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 5R में आर का मतलब है रीयूज। पहला रीयूज हो गया, यानी चीज़ों को आप, सॉरी रीयूज नहीं, ये रेफ्यूज है। रिफ्यूज़ का मतलब है कि खरीदने से मना करना, खरीदने से मना करना कि इसको रिफ्यूज़ करें क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, इसे अस्वीकार आप कहेंगे। उसके बाद पहला है रिफ्यूज, उसके बाद रिड्यूस यानी उपभोग में कमी करना, तो उपभोग में कमी करना तो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, उस चीज़ को बार बार उपयोग करना। और रीपर्पज भी आता है इसमें। रीपर्पज का मतलब है रचनात्मक, यानी उस चीज़ से कोई नई ऐसी रचनात्मक वस्तु बनाना जो आपके काम के योग्य हो। और लास्ट में है रीसाइकल, यानी उन्हें रिसाइकल करके दोबारा नई वस्तुएं बनाना। गलत युग्म का चयन करें, तो गलत युग्म यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से अपघटित नहीं होते, प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, कोयला हमारे शरीर में पच जाता है। कोयला कैसे पचेगा? चावल का पाचन होगा, प्रोटीन का होगा, कोयला का नहीं होगा, तो गलत है। दिए गए पदार्थ में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक के पदार्थ की प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, लंबे समय तक रहेगा, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाएगा, वो क्या है? प्लास्टिक होगा। ये कागज़, पौधे, मृदा, ये थोड़ी होगी, प्लास्टिक की तो नुकसान पहुंचाएगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है? वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी CFC के कारण होती है। ओजोन क्षय हो रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा, सही है। ब्लड कैंसर का कारण नहीं बनता है, स्किन कैंसर का बनता है। ये जहरीली नहीं होती, ये जहरीली होती है। ये ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु का, 2 का नहीं 3 परमाणु का संयोजन से बनी है ओजोन। और ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रसायन के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी है? तो रिपीट हुआ, ये भी CFC के कारण है और उसमें क्लोरीन है, ये ओजोन परत का क्षय का कारण बनते हैं और UVB किरणें खतरनाक होती है। 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गलत युग्म का चयन करें, तो यहाँ पर कागज का प्याला जैव निम्नीकरणीय, बिल्कुल। कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय नहीं है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है, कुल्हड़ जो मिट्टी से बनी होती है। सब्जी जैव निम्नीकरणीय, प्लास्टिक गैर जैव निम्नीकरणीय, जो करेक्ट है, आपको गलत का पूछा था। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ने के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्तनों को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी? अब बदलाव लाना पड़ेगा, किसको बदलाव लाना पड़ेगा? जीवाणुओं को, जो जल में रहते हैं, क्योंकि जल का तापमान बढ़ गया और यदि वो खुद जीवाणु अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाए तो वो खत्म हो जाएंगी। तो उसमें ऐसा परिवर्तन लाना पड़ेगा जो ज़्यादा तापमान को सह सके, यानी उष्ण प्रतिरोधी क्षमता है। उष्ण यानी गर्मी को सहने की कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, तभी वो जीवित रह पाएंगी। तो विकल्प A करेक्ट है। तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, वेरिएशन वहाँ पर रहना पड़ेगा। अंतिम सवाल, उचित वाहितमल उपचार के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? वहितमल,
जो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट है इसको सही करके, यानी यहाँ पर पानी का आप जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वहित मल में अनेक प्रकार के हानिकारक रासायनिक और जैविक अपशिष्ट होते हैं। इसे बिना उपचारित किए सीधे जल स्रोतों में छोड़ा जाए तो जल प्रदूषण हो जाएगा, और यही जल नदियाँ, झीलें और भूजल में जाएगा तो नुकसान होगा। तो वहित मल उपचार सेंटर होता है जिसमें विभिन्न प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपचार द्वारा इसे स्वच्छ किया जाता है। तो ये 52 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से संबंधित 2024 रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और बाकी ये पूरी ई बुक आप 1500 क्वेश्चंस के इस टाइप से चैप्टर वाइज हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करनी, डेमो वीडियो देख लेना। ऐप पर, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर भी अवेलेबल है। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।